तो दोस्तों, हमारे लेखक राहुल जी ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा के एक्सपीरियंस को हमारे सामने व्यक्त किया है। लेखक अपनी यात्रा के लिए निकल चुके थे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। जब फरीकलिंटपोड का रास्ता जब नहीं खुला, तब नेपाल से सारे यात्री तिब्बत उसी रास्ते से जाया करते थे। वह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी थे। बहुत से फौजी मकान गिर चुके थे, जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया। अब लेखक वहां चाय पीने के लिए ठहरे। अब तिब्बत यात्रियों के लिए बहुत आराम की भी बातें हैं और बहुत तकलीफें भी हैं। वहां पे जाति पाति छुआछूत का तो नाम ही नहीं है और पर्दा प्रथा तो बिल्कुल ही नहीं है। भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं, चाहे बिल्कुल अपरिचित हो, और चाय बनवा के आराम से पी सकते हैं। और लेखक ठोंडाला के पहले और आखिरी गांव में पहुंच गए थे और वहां सुमति के जान पहचान होने के कारण हमें रहने के लिए अच्छी जगह और अच्छा घर मिल चुका था। परंतु जब हम इसी रास्ते 5 साल बाद लौटे और भिखमंगे में नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उसके बावजूद भी हमें रहने के लिए अच्छा घर, अच्छी जगह नहीं मिली। अब हमें सबसे विकट डांडा ठोंडाला पार करना था। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। नदी के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। यहाँ पर पहले यात्रियों को मार देते हैं, फिर देखते हैं उनके पास पैसा है या नहीं। हथियारों का कोई कानून ना होने के कारण लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, इसलिए यात्रियों को मारे जाने का और खुद के प्राणों का खतरा होता है। परंतु हम तो भिखमंगे थे, हमें किसी चीज़ का डर नहीं। लेकिन जैसे ही डाकू हमारे पास आते, वैसे ही हम टोपी उतार जेब निकाल कूची कूची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, इसलिए मैंने सुमति से कहा कि लंडकोड़ तक के लिए घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और चढ़ाई भी कर लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पिए और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। पहाड़ों के ऊपर चढ़ के हमने ये देखा कि भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ, ना ही सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा धीमे होने के कारण रास्ता भटक जाते हैं और वहाँ सुमति बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन वह बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और फिर बाद में वो लोग शाम को चाय सत्तू के साथ गर्मा गर्म तुप्ता खाया। अब हम टिड्डरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। आसपास के गांवों में सुमति के यजमान थे और सुमति उनसे मिलना चाहती थी। उन्होंने लेखक से पूछा, परंतु लेखक ने मना कर दिया। लेखक ने सुमति से बोला, मैं ल्हासा में पहुंचकर तुम्हें रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। हम सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता। 10-11 बजे तेज धूप में लेखक को चलना पड़ा। सुमति ने लेखक से कहा कि शेखर विहार के रास्ते से चले, क्योंकि उसे जागीरदारों से मिलना था। अब रास्ते में चलते चलते जागीरदारों से मिलते रास्ते में बहुत लोग सुमति के दोस्त भी मिले। उनके मित्र से उनकी मुलाकात भी हुई और ऐसे ही चलते चलते उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। अब खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों को राजा से कम नहीं होता। उन्हें कुछ ख्याल करना था कि यहाँ अच्छा मंदिर था जिसमें
कुंजर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। लेखक अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए लेखक उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए, लेकिन मैंने समझा वह 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। टिटड़ी गांव वहाँ दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होती है लेखक की यात्रा। बाय बाय।